हेलो एवरीवन। यूपी टेट के एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें हमारा नागरिक शास्त्र वाला पोर्शन चल रहा है। इसमें मैं आपको 4 चैप्टर्स ऑलरेडी करा चुकी हूँ। हमारे ग्रामीण प्रशासन से लेके नगरीय प्रशासन से लेके नगर पालिका हो गई, जिला प्रशासन हो गया, ये सारी टॉपिक्स मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। आज जो हम करने वाले हैं वो टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो है आपका हमारा संविधान, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा संविधान। इसको बहुत ही डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊँगी कि हमारे मौलिक अधिकार कौन-कौन से होते हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, लोकतांत्रिक शासन हमारा क्यों है, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में समझेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। और उसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी हिस्ट्री की भी क्लासेस चल रही हैं। हिस्ट्री का आपका लास्ट वाला पोर्शन आपका चल रहा है, विद इन अ वीक आपका हिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो शाम को 5 बजे आपकी हिस्ट्री की क्लास होती है। वहाँ से अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, तो आप अगर यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं, तो ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगी। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, हमारा संविधान। अगर हम बात करते हैं भारत में स्वतंत्रता से पहले किसका शासन था, तो अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों का राज था, अंग्रेज ही तय करते थे कि क्या कानून बनने हैं, कौन-कौन उन्हें लागू करेगा, किस तरीके से शासन चलना है। तो ये जो सारी चीज़ें थे, ये इंग्लैंड की सरकार ही चलाती थी। अब भारतीयों ने क्या सोचा, भारतीयों ने सोचा कि भई दूसरा कोई हमारे ऊपर राज कर रहा है, हमारे लिए शासन बना रहा है, हमारे लिए कि भई तुम अब उठो, अब बैठो, अब चलो, यहाँ मत कोई खुशी मनाओ, कोई पब्लिक प्लेस पे कुछ नहीं कर सकते, आप यहाँ नहीं जा सकते। तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो धीरे-धीरे जो भारत के लोग थे उनको ये लगने लगा कि भई ये वाली चीज़ें तो गलत है। अगर हमारा देश है तो उसमें चीज़ें भी हमारे तरीके से होनी चाहिए। अब जैसे आप घर का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। अगर हमारा घर है, तो हम अपने घर को अपने हिसाब से चलाते हैं। अगर कोई बाहर वाला बंदा आके हमारे घर को चलाने लगे तो आपको ये लगेगा अरे! मेरा घर है, मेरे हिसाब से चलना चाहिए। तो उसी तरीके से भारत की बात है। तो उस टाइम पे लोगों को लगने लगा कि नहीं भई हमारा देश है, तो हमारे हिसाब से कानून बनने चाहिए, हमारे हिसाब से नियम होने चाहिए। तो जब ये चीज़ें लोगों के मन में आनी शुरू हो गई, उसी टाइम पे जो स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष था, वो शुरू हुआ। अब तक तो उन्होंने 200 साल राज किया, तब तक किसी के मन में नहीं आया। लेकिन जब धीरे-धीरे उन्होंने हर चीज़ को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, सारे नियम कानून भी उन्होंने बनाने शुरू कर दिए, सब कुछ उन्होंने अंडर में ले लिया, तो धीरे-धीरे ये सारी बातें लोगों के मन में आने लगी और स्वतंत्रता का जो संघर्ष था, वो शुरू हुआ। लोगों ने स्वयं अपने कानून बनाने शुरू कर दिए, अपने वो चाहते थे कि भई हमें भी हक मिलना चाहिए कि हम अपना शासन चला सकें। ये सारी चीज़ें लोगों के मन में आ गई थी। हमारा संविधान कैसे बनाना था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जो संविधान पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। अगर हम अगर हम अपने घर से एग्ज़ाम्पल इसको लेके समझते हैं कि हम अपने घर को चलाते हैं, तो हमारी मम्मी हो गई या वो हो गई, वो एक पूरा मैनेजमेंट है जो उसको वो फ़ॉलो करती हैं। लेकिन अगर आप देश को चलाते हैं या देश के बारे में बात करते हैं, ये कोई आसान काम नहीं है कि आप उसको अकेले कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको हेल्प की ज़रूरत होती है। जैसे घर में बाकी सब लोगों की भी हेल्प होती है, उसी से ही हमारा घर चलता है, ऐसे ही हमारा देश है, किसी एक जना अपने देश को नहीं चला सकता, उसके लिए भी बहुत सारे लोगों की हेल्प की ज़रूरत होती है। अब भारत के जितने भी प्रांत थे, उन प्रांतों में से पुरुष हो गए, महिलाएँ हो गईं, वो स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़ी थी। इसलिए ये भी ज़रूरी था उस टाइम पे कि अगर आप नियम बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, तो हर प्रांत के पुरुष और महिला का होना भी वहाँ पर ज़रूरी था। तो इसी के चलते हुए, इसी काम को करने के लिए 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई, जिसमें 389 लोग थे, 389 लोग थे, जो कि भारत के हर प्रांत से थे। क्योंकि जब स्वतंत्रता की लड़ाई हुई, जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो भारत के हर कोने से लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट करा था। तो अब जब कानून बनाए जा रहे हैं, तो भी भारत के हर प्रांत के लोगों का होना ज़रूरी है। अब कुछ लोगों के नाम हमने सुने होंगे, जैसे कि सरोजिनी नायडू जी हो गई, विजय लक्ष्मी पंडित जी हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, एचपी कामत हो गए। और इस सभा जो ये सभा हुई थी, संविधान सभा 1946 में, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब संविधान सभा की एक प्रारूप समिति भी थी, जिससे जो ये बनी थी कि जिसमें संविधान के लिखने का काम किया जाता था। संविधान का लिखना कि क्या-क्या चीज़ें संविधान में होनी चाहिए। अब इसके जो अध्यक्ष थे, जिससे संविधान लिखा जाना है, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। अब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद ही
आज की डेट में हम अपने देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि उसी दिन सरकार का शासन शुरू हुआ था। इतना क्लियर हो गया? ये आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं। इन्होंने लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये मानते थे कि अगर दलितों की बात चल रही है तो सामाजिक उत्थान के लिए उनकी जो राजनीतिक भागीदारी है वो बहुत जरूरी है। तो उसके इन्होंने क्या किया था, उसके निर्वाचन की इन्होंने मांग करी थी और उनको आरक्षण भी इन्होंने ही दिलवाया था। अब भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आपने ये बहुत बार सुना है, हम हर किसी के मुंह से सुनते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है, लोकतांत्रिक देश का आपका मतलब होता है कि भारत में जितने भी लोग हैं उनकी भागीदारी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप चाहे राष्ट्रपति हैं, चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, कोई भी व्यक्ति चाहे कितने ही ऊंचे पद पर हो, वो अपने मन से काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो सरकार है वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती, क्योंकि जो हमारा भारत है वहां पर लोकतांत्रिक सरकार है, वहां पर एक संविधान है और संविधान में ये लिखा हुआ क्या है कि देश के जितने भी कामकाज हैं वो किस तरीके से होने हैं। तो जितने भी सारे लोग हैं, चाहे राष्ट्रपति हैं, चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे मुख्यमंत्री हैं, ये सारे उस चीज को फॉलो करते हैं। अब देश का जो प्रत्येक नागरिक है उसको भी संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है। अब संविधान में ये लिखा भी हुआ है कि कोई भी गैर संवैधानिक, यानी कि अगर कोई भी काम संविधान में लिखा हुआ नहीं है तो आप उसे नहीं कर सकते, संविधान के खिलाफ आप नहीं जा सकते। वहीं पर अब हम बात करते हैं हमारे संविधान की। हमारा जो संविधान है, जो भारतीय संविधान है, वो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। इसकी आवश्यकता पड़ने पर संशोधन और परिवर्तन किया जा सकता है कि अगर आपकी आवश्यकता पड़ती है तो आप संविधान में समय पे परिवर्तन भी कर सकते हैं। अब अगर हम मूल संविधान की बात करते हैं तो उसमें कुल 22 भाग होते हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां हैं। अब अगर हम करण की बात करते हैं तो इन अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़ाकर 12 हो गई है। अब हम जानते हैं कि हमारे संविधान में क्या क्या है। अगर हम संविधान में प्रस्तावना की बात करते हैं तो उसमें संविधान के उद्देश्य दिए गए हैं। संविधान को समझने से पहले इसकी प्रस्तावना या इसके उद्देश्यों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि प्रभुत्व संपन्न राज्य, अगर हम भारत की सरकार होगी, जैसे कि आंतरिक हो गई या बाहरी मामलों में अपनी इच्छा अनुसार आचरण करना है या कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, इसीलिए भारत को प्रभुत्व संपन्न राज्य कहा जाता है। कि अगर भारत की सरकार है, उसका कोई इंटरनल मैटर है या बाहरी मामले हैं दूसरे विदेशों के साथ हैं, तो उसमें वो उसके लिए कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अब बात आती है लोकतंत्रात्मक गणराज्य की। लोकतंत्रात्मक गणराज्य की अगर हम बात करते हैं तो भारत की जो सरकार है वो जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी जाती है। मतलब जनता है, जनता ने सरकार को चुना, अब ये जो सरकार है ये भी जनता के लिए ही कार्य करेगी, इसलिए इसको लोकतंत्रात्मक कहा जाता है। अब भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष हो गया वो वंशानुगत नहीं होता। हमने जितने भी राजा महाराजा पीछे पढ़े हैं उनमें हमने यही पढ़ा है कि भाई पहले राजा राज कर रहा है, फिर उसका बेटा राज कर रहा है, फिर उसका बेटा राज कर रहा है, फिर उसका बेटा राज कर रहा है। तो ये क्या चीजें हो गई? ये हो गई वंशानुगत, पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें हस्तांतरित होती हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार को अगर आपने यहाँ पर किसी को चुनाव कर लिया तो अगली बार जब चुनाव होंगे तो दूसरा बंदा ही आएगा, इसका बेटा नहीं आने का है। ठीक है, तो ये यहाँ पर वंशानुगत नहीं है, इसीलिए भारत को गणराज्य भी कहा जाता है। अब इसके साथ एक और चीज आती है, वो है आपका पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या होता है? अब राज्य किसी भी विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान कर सकता, क्योंकि सभी धर्मों के साथ समान आदर करता है। अब हमारे भारत में आप देखते हैं कितने सारे धर्म हैं, तो हम किसी एक धर्म को तो प्रायोरिटी नहीं दे सकते, हम किसी एक धर्म को तो नहीं मान सकते, इसलिए हर धर्म के लिए प्रत्येक रूप से सम्मान होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब लोकतंत्रात्मक गणराज्य की अगर हम बात करते हैं तो भारत की जो सरकार है वो जनता के लिए, जनता के द्वारा ही चुनी जाती है, इसलिए इसे लोकतंत्रात्मक कहा जाता है। और जो भारत का जो राष्ट्रपति हो गया वो वंशानुगत नहीं होता है, वो निर्वाचित किया जाता है, तो इसलिए उसको भारत का गणराज्य कहा जाता है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। लोकतंत्रात्मक के लिए जनता के द्वारा चुना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आता है वो है आपका मानव अधिकार। मानव का अधिकार क्या क्या है? अगर आप ह्यूमन है, आप मानव हैं, आपके पास क्या क्या अधिकार हैं भारत में रह रहे हैं? अगर आप, ये जो मानव अधिकार होते हैं वो जन्म से ही प्रारंभ हो जाते हैं और जीवन भर चलते रहते हैं जब तक आपकी मृत्यु होती है। अब
चाहे व्यक्ति किसी भी सामाजिक, आर्थिक, जाति, धर्म से संबंध रखता हो। या 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में जितने भी मानव अधिकार थे उनको सार्वभौमिक घोषणा करी गई थी। और पूरा विश्व, अगर हम विश्व की बात करते हैं तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाता है। अब भारत में एक आयोग भी गठित किया गया था मानव अधिकार से संबंधित, जो कि 1993 में हुआ था। अब मानव अधिकार की ये बात होती है, इसके साथ आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से होते हैं, मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं। अब मौलिक अधिकार में आता है जैसे कि आपका गांव हो गया, शहर हो गया, मोहल्ले हो गए, छोटे छोटे सभी अपनी बातें कहते रहते हैं कि हम देश प्रदेश में कहीं भी आ जा सकते हैं, आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, किसी तरीके की कोई रोक टोक आपके पास नहीं है। जन्म से लेकर कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जिन्हें आप मानव अधिकार कहते हैं। और ये 6 अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में हमारे संविधान में दिए गए हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, तो हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। इसमें जो सबसे पहला आता है वो है आपका समानता का अधिकार। समानता के अधिकार से हमारा मतलब होता है कि भारत में जो भी नागरिक है, वो चाहे उसका जन्म का आधार है, चाहे वो स्त्री पुरुष होने के आधार पर है, चाहे वो किसी जाति के आधार पर है, धर्म के आधार पर है, जितनी भी सार्वजनिक दुकानें हो गई, होटल, सिनेमाघर, कहीं भी आने जाने के लिए उसके लिए किसी तरीके की रोक टोक नहीं है। उसको, हर जाति के लोग को, हर व्यक्ति को, स्त्री पुरुष को समान अवसर प्रदान किया जाएगा सरकारी नौकरी का। छुआछूत अगर है तो उसको अपराध घोषित किया जाएगा। मतलब आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं, धर्म से संबंधित, जाति से संबंधित। तो ये सारे कुछ जो आपके आते हैं, ये आपके हैं समानता का अधिकार के हर नागरिक जो भारत में रह रहा है उसके पास समान अवसर है। इसमें सेना या विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर बाकी उपाधियों का भी अंत कर दिया गया है। ठीक है। अब इसी के साथ आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। पहला आपका था समानता का अधिकार, दूसरा आपका है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो भारत के जितने भी नागरिक हैं सबके विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। नागरिकों को शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त है। चाहे आप समिति बना रहे हैं, चाहे यूनियन बना रहे हैं, अगर आपको कोई चीज सही नहीं लग रही है तो आप उसके लिए लड़ाई भी लड़ सकते हैं अपने अधिकारों के लिए। दूसरा, हर नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी रहना है, कहीं भी बसना है, वो भी आप स्वतंत्रता आपके पास है। कोई भी नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रोजगार कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप कुम्हार हैं और आपका मन कारपेंटर करने का रहा है तो आप नहीं कर सकते, नहीं। आप कोई भी रोजगार अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज आती है, वो है आपका दोष सिद्धि से संरक्षण, जीवन जीने की तथा निजी स्वतंत्रता। मतलब किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध साबित किए हुए दंड नहीं किया जा सकता। अगर कोई अपराध हो गया है तो आपको पहले उस अपराध को साबित करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये इसी ने ही किया है, तभी उसको दंड दिया जाएगा। उसे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आप किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते कि आप मेरे चक्कर में तू गवाही दे दे, तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। जीवन जीने की निजी स्वतंत्रता आ जाती है कि सभी लोगों को जीवन जीने का अधिकार है। कोई भी खुलेआम किसी की जान नहीं ले सकता है। लोगों के जीवन की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। अगर कोई भी कानून तोड़ता है तो उसको अपराध घोषित किया जाएगा, पुलिस उसको पकड़ सकती है, उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा, उसे जेल की सजा भी हो सकती है। और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना भी हमारा एक मौलिक अधिकार ही है। तो ये आपके मौलिक अधिकार में आ जाते हैं। उसके बाद आपका आता है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो 2002 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जरूर डेफिनेटली क्वेश्चन आता है कि कौन से आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। तो वो है आपका अनुच्छेद 21A, आर्टिकल 21A। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना गवर्नमेंट का काम है। अब इसी के साथ साथ निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है, जो 2009 में बना था, RTI पारित किया गया था। राष्ट्रपति ने अनुमोदन के साथ ही ये कहा था कि हर बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया है। अब इसके साथ ही साथ आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, किसी भी व्यक्ति के साथ आप कोई जबरदस्ती से कार्य नहीं करा जा सकते, और मतलब साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति को बिना मजदूरी, नियत से कम मजदूरी या खराब परिस्थितियों में जबरदस्ती आप काम कराने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं।
कि मतलब जितना उस काम की कीमत है, आप उससे कम कीमत पर उससे काम करा रहे हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल अधिकार में आ जाता है कि बाल श्रम उनसे नहीं कराना है। 14 साल से जितने भी कम उम्र के बच्चे हैं, वो मज़दूरी नहीं कर सकते। जो बंधुआ मज़दूरी की जो प्रथा थी, वो भी मौलिक अधिकारों के चक्कर में उसको भी खत्म कर दिया गया है कि आप किसी ज़मींदार या ठेकेदार के पास काम नहीं कर सकते। यहाँ पर एक रामू की स्टोरी है। ये एक कागज़ काटने वाली मशीन में काम करता था, तो उसे 14 साल के बच्चे को हेल्पर की नौकरी पर रखा हुआ था। अब रात में रामू क्या कर रहा था कि प्रेस बंद करने कागज़ काटने वाली मशीन की सफाई कर रहा था, तो मशीन एकदम से चल पड़ी और अचानक से उसकी उँगली कट गई। अब उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, उसको आस-पास के हॉस्पिटल में लेकर गया, उसके इलाज कराए गए। तब से ये एक अधिनियम पारित हो गया था 1986 में कि बाल श्रम करना एक अपराध है। अगर आप ऐसा कराते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। अब जैसे का 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करवाना कानूनी अपराध है। अगर आप ऐसा करते हैं या आपको पकड़ा जाता है तो 3 महीने की आपको कैद हो सकती है। उसी के साथ आपके साथ 10,000 या 20,000 तक का जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। अब बाल मज़दूरी के खिलाफ आप शिकायत अपने थाने में कर सकते हैं। श्रम परिवर्तन अधिकारी या मजिस्ट्रेट के कोर्ट में भी की जा सकती है। अब एक और चीज़ गवर्नमेंट के द्वारा है बच्चों के लिए कि उनको दोपहर का भोजन, किताबें, बैग, ड्रेस, निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप भी दी जाती है और हर माता-पिता का ये दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों से श्रम ना करा के, मज़दूरी ना करा के उन्हें पढ़ाई की तरफ भेजें, उन्हें स्कूल भेजें क्योंकि गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटीज़ दे रही है। सिर्फ़ एक ही काम बचता है कि आप किसी तरीके से बच्चे को स्कूल में भेज दें। बच्चे को खाना, ड्रेस, किताबें सब कुछ स्कूल से ही मिलना है। इसी के साथ आपका नेक्स्ट आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आप चाहे किसी भी धर्म के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको पूर्ण रूप से अपने धर्म को फ़ॉलो करने की स्वतंत्रता है। अपने रीति-रिवाज़ों का आप पालन कर सकते हैं। आप कोई भी सेलिब्रेशन कर सकते हैं, चाहे होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, लोहड़ी, हर कोई अपना त्योहार खूब खुशी के साथ मनाया जा सकता है। तो ये धर्म की स्वतंत्रता हो गई। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा है, लिपि है, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। आज हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। आप भारत में देख सकते हैं कितनी बोलियाँ बोली जाती हैं। कोई कन्नड़ बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है। तो हर किसी को इस तरीके की स्वतंत्रता है, अपनी भाषा और संस्कृति को आगे बढ़ाने का अधिकार है। उसी के साथ-साथ आता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार में आता है कि आपके मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है, कहीं पर आपके कोई मौलिक अधिकारों को नहीं मान रहा है, तो आप डायरेक्टली ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मुकदमे का अधिकार भी रख सकते हैं, कर सकते हैं। ये भी आपके एक अधिकार में आता है। अब सरकार का ये कर्तव्य होता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करी जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, तो आप उसके ऊपर कोर्ट केस भी कर सकते हैं। अब लोकहित के मुकदमे की अगर बात करते हैं कि जैसे अगर मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो कोई भी व्यक्ति लोकहित में मुकदमा कर सकता है। जहाँ पर मूल अधिकार दिए गए हैं, देश की एकता से संबंधित अखंडता को बनाए रखने के लिए, इमरजेंसी में भी आपको ये फैसिलिटी दी गई है। चाहे आप देश में बाहर से कोई आक्रमण कर रहा है, युद्ध हो रहा है, तो आपातकालीन जो इमरजेंसी है, वो लागू कराई जा सकती है नागरिकों की सुरक्षा के लिए और इसके दौरान राष्ट्रीय हित में नागरिकों के कुछ मूल अधिकार स्थगित भी किए जा सकते हैं। ठीक है? तो ये आपके मूल अधिकार यहाँ पर आ जाते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व आते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर मौलिक अधिकार आपके खत्म हो जाते हैं। ये आपका आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हाँ, अब इसमें क्या आता है कि सरकार को नीतियाँ बनाने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें नीति निर्देशक तत्व हम कहते हैं। अब इनका पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करा जाता है कि राज्य के विरुद्ध न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती है और कुछ ये नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि सरकार को गवर्नमेंट को इस तरीके की नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे कि हर किसी को काम करने का अधिकार मिल सके, काम के लिए अच्छा वातावरण होना चाहिए, आराम और सम्मान रहने के लायक होना चाहिए, वेतन भी उसी के हिसाब से होना चाहिए। अब बच्चे को अपने विकास के लिए स्वतंत्र सम्मान भरा वातावरण मिलना चाहिए, नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए कि सभी काम के लिए जो मज़दूरी है वो समान है। ऐसा नहीं है कि अगर स्त्री काम कर रही है तो उसको अलग वेतन मिला जा रहा है और पुरुष काम कर रहा है तो उसको अलग वेतन दिया जा रहा है। इस प्रकार का किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अब इससे क्या होता है कि कुछ लोगों के पास तो बहुत सारा धन है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी धन नहीं है। तो ये भी एक तरीके से सभी स्त्री और पुरुषों को रोज़गार दिलाने की भी नीतियाँ बनाई जाएँ। और कभी किसी को मजबूर ना होना पड़े इस तरीके का कि अगर वो बीमार है, स्वास्थ्य पर उसके बुरा प्रभाव पड़े, इस तरीके का भी ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए।
निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना होना चाहिए, जिससे कि जो गरीबें हैं उनको न्याय मिल सके। वातावरण हो गया, वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए। राज्य को निर्देशित किया गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखे, मतलब कार्यपालिका अलग होती है, न्यायपालिका अलग होती है। दोनों के कार्य भी अलग-अलग होते हैं। आगे कमिंग चैप्टर्स में मैं इन दोनों को भी आपको डिटेल में समझाऊँगी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का भी प्रयास करना, ये सारी चीज़ें आपके इसमें आ जाती हैं। अब इसके हमने मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ लिया है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य अब हमारे क्या-क्या आ जाते हैं? जैसे कि मौलिक अधिकारों को जाना है, लेकिन हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं। अगर हम 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है, जिसके अनुसार आपको ये बताया गया है कि भारत में रहने वाले हर नागरिक का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है नागरिक की। जैसे कि जो संविधान लिखा गया है वो उसका पालन करे, उसके आदर्श हो गए, संस्थाएँ हो गए, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय गान, इन सबका आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जितने भी उच्च आदर्श हैं, उनको अपने हृदय में सजोए, मतलब हार्टली उनको फॉलो करें। उसके बाद भारत की संप्रभुता हो गई, एकता, अखंडता, उनकी रक्षा करें। देश की रक्षा करना है, राष्ट्र की सेवा करना है। जितने भी भारत में लोग रह रहे हैं, उनमें भाईचारे की भावना का निर्माण करें। धर्म, जाति, इनके आधार पर कोई भी भेदभाव ना रहे। जितनी भी प्रथा हैं, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे स्त्रियों का विरुद्ध हो रहा है, उन सबको खत्म करें। स्त्रियों का सम्मान करें, भारत के गौरव को समझें और उसका सम्मान करें। जितने भी प्राकृतिक पर्यावरण जैसी चीजें हो गई, वन, झील, नदी, वन्य जीव, इन सब की रक्षा करना है। हर प्राणी के लिए दया भाव रखना है। अगर हम देखते हैं साइंटिफिकली, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में आपका मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करें। जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनको सुरक्षित रखें, किसी तरीके की कोई हिंसा ना करें। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है कि भाई नल लगा दिया और पानी की सुविधा कर दी और पता चला कि आप नल का हैंडल ही उखाड़ के कोई ले गया। तो इस तरीके से जितने भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ इन सार्वजनिक संपत्ति है, आप ही के लिए फ़ायदे के लिए ये चीज़ें लगी हुई हैं, तो आपको उनकी रक्षा करनी चाहिए। ये मौलिक कर्तव्य है आपका। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ाने का प्रयास करें। राष्ट्र को निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न करें, उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू लें। हर माता-पिता के लिए ये चीज़ आती है कि 6 से 14 वर्ष के सभी आयु वर्ग के बच्चों को अपने शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। कर्तव्य सन 2002 में संशोधन में जोड़ा गया है और आज की डेट में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब ये वाला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। सभी आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये हमारा संविधान से रिलेटेड जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकार कितनी है? कौन से आर्टिकल में लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना है? हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन-कौन से हैं? 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, पूछ ले सकते हैं कि इनमें से आपका कौन-सा मौलिक अधिकार नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो ये जो क्वेश्चन्स हैं ये भी यहाँ पर बहुत ही बेसिक है कि संविधान सभा क्या है? भारत में लोकतांत्रिक राज्य क्या है? नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों ज़रूरी हैं? समानता के अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन्स हैं। अगर आपने चैप्टर को अच्छी तरीके से समझा है, तो आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ते ही आंसर कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच। ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। नागरिक शास्त्र के कमिंग जो चैप्टर्स हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में कराऊँगी। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है नागरिक शास्त्र का, तो विदिन अ वीक आपका ये सिविक्स और हिस्ट्री ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।